नमस्कार दोस्तों, मैं संत कुमार शर्मा, स्नातकोत्तर शिक्षक, नवोदय विद्यालय समिति से। आज हम कक्षा 12वीं के लिए काव्य खंड में जो कविताओं का सार है और प्रतिपाद्य है तथा उनका सौंदर्य बोध है, उस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में विशेष रूप से जो हम बात करेंगे वो जो हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उनकी 2 कविताएं हैं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले कवि आलोक धनवा जी, उनकी कविता पतंग, और बाकी जितने भी हमारी कविताएं हैं संग्रह में, हमारी पाठ्य पुस्तक में, हम सभी पर उनका जो प्रतिपाद्य है, उनका जो सार है, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता। उससे पहले मैं आपको बता दूं काव्य सौंदर्य क्या है। हरिवंश राय बच्चन की कविता को प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि प्रतिपाद्य कविता का जो मूल भाव है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कविता का जो सौंदर्य बोध है, काव्य सौंदर्य जो होता है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पर, अगर आपको दिखाई दे रहा है, सौंदर्य बोध के 2 पक्ष होते हैं। एक, हमारे मन में पहले विचारों की उत्पत्ति होती है, विचार उत्पन्न होते हैं, और जब विचार उत्पन्न होते हैं तो मन में एक खांचा तैयार होता है, एक परंपरा की तरह हम उसको तैयार करते हैं कि हमने करना क्या है। विचार अंदर से निकलने लगते हैं। फिर विचारों को जब मूर्त रूप में कागज पर या कहीं भी उतारना शुरू करते हैं तो वो होती है निर्माण की प्रक्रिया। तो निर्माण के लिए सबसे पहले तो होती है भाषा। भाषा के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। भाषा किस प्रकार की हम सजेस्ट करते हैं। हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा जो है कवियों की प्रयोग की गई, हमने उसका परिचय उसमें देना है। खड़ी बोली का प्रयोग जिन कवियों ने किया है हमने उसका परिचय उसमें देना है। उर्दू के जो कवि हैं जैसे फिराक गोरखपुरी, तो उनकी उर्दू मिश्रित हिंदी है, उसका परिचय हमने उसमें देना है। शब्दावली किस प्रकार की है, जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली होगी उसमें तत्सम शब्दावली होगी, और जो उर्दू की जैसे फिराक गोरखपुर जी की अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उनकी भाषा उर्दू मिश्रित होगी। बीच में तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी की जो भाषा है, 2 भाषाएं हैं। कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज में है, और रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधि में। तो इस प्रकार से भाषा की हम बात करेंगे। भाषा के बाद अलंकार, कविता में अलंकार आते हैं, तो अलंकारों की बात करेंगे। कौन सा अलंकार किस कविता की किस पंक्ति में लिया गया है। रस की हम बात करेंगे, कौन सा रस किस कविता में है उसके बारे में हमें बताना है। छंद की बात करेंगे, जहाँ कुछ कविताएं हैं जिनमें छंद, और कुछ कविताएं हैं जो छंद मुक्त हैं। तो छंद की हम बात करेंगे, अगर कविता में छंद है तो छंद का नाम लिखेंगे, और अगर कविता में छंद नहीं है तो हम लिखेंगे कविता छंद मुक्त है। काव्य बिंब की हम बात करेंगे। काव्य बिंब, कविताओं में बिंब की बात करते हैं। बिंब यानी एक प्रकार का संकेत होता है जिसके माध्यम से कवि अपनी बात को रखता है। बिंब के साथ साथ उसमें शब्द शक्तियां भी आ जाती हैं। कई बार कवि किसी लक्षण के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से अपनी बात करता है, तो वहां पर शब्द शक्तियों की बात आती है। तो इस प्रकार से हम जो है अपने सौंदर्य बोध को, जो दूसरा पक्ष है सौंदर्य बोध का, जो कि निर्माण पक्ष या शिल्प पक्ष होता है, जिसे हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, तो उसकी बात हम करेंगे। तो हम चलते हैं अगली कविताओं के साथ। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी हम काव्य सौंदर्य की बात कर रहे होंगे तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि उसमें 2 पक्ष हैं, एक विचार पक्ष, दूसरा निर्माण पक्ष या शिल्प पक्ष। जो विचार पक्ष है, हम विचार पक्ष को सार या प्रतिपाद्य के माध्यम से रख रहे हैं, और जो निर्माण या शिल्प पक्ष है उसे हम रस, छंद, अलंकार इत्यादि के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता का जो मूल प्रतिपाद्य है, जो कवि हमें कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि स्वयं को जानना संसार को जानने से ज्यादा कठिन काम है। हम दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं क्योंकि दूसरा हमें दिखाई देता है, लेकिन खुद को जानना,
बहुत मुश्किल काम है, हम खुद को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। तो कवि ने इसी बात को रखा है कि दूसरे को जानना स्वयं को जानने की अपेक्षा जो है आसान है, और स्वयं को जानना दूसरे को जानने की अपेक्षा बहुत ही कठिन कार्य है। इस कविता में आत्म परिचय के माध्यम से कवि हमें जो विशेष रूप से बात कहते हैं वो है कि द्वंद्वात्मक बात, कि समाज के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता द्वंद्वात्मक है, विरोधाभासी रिश्ता है। कवि एक तरफ तो समाज के सुख दुख को अपने साथ लेकर के चलता है, समाज के सुख दुख को ढो रहा है, दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं समाज को प्यार भी बांट रहा हूं। जो समाज के दुखों से दुखी है, कवि कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जब जग जीवन के भार को लिए कवि फिर रहा है तो वहां दुख की बात है। ऊपर से कहता है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो जीवन में प्यार को लिए फिरना और संसार के दुख को स्वीकार करना, दो विरोधाभासी बातें कभी लेकर के साथ चल रहा है। तो यहां पर जो स्टार्टिंग की पंक्तियों से हमें पता लगता है विरोधाभास है। कवि का जो मुख्य उद्देश्य है इस कविता में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां मध्यम वर्गीय समाज का दुख दर्द कवि अपनी कविताओं में लेकर के चल रहा है, क्योंकि स्वयं कवि भी मध्यम वर्गीय समाज का हिस्सा है। और छायावाद के बाद जब हम आगे चलते हैं तो छायावादी कविता की जो स्थूल प्रकृति थी उसको मध्यम वर्ग के प्रति जोड़ने का जो काम किया है इन कवियों ने किया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी उनमें से एक हैं। तो उन्होंने जो समाज का हमारा मध्यम वर्ग है अपनी इस कविता में भी और अगली कविता में भी उस मध्यम वर्ग की स्थिति को दर्शाने की कोशिश की है। तो मध्यम वर्ग की स्थिति में क्या है कि समाज के साथ खट्टा और मीठा रिश्ता रहता है। उस खट्टे मीठे रिश्ते में क्या सिचुएशन बनती है, एक तो विरोधाभासी स्थिति है। तो उस विरोधाभासी स्थिति को कभी समझाने की कोशिश करता है कि हम समाज का अभिन्न अंग हैं, समाज के बिना हम नहीं रह सकते, समाज से कटकर नहीं रह सकते। कोई अगर हमें एक बंद कमरे में छोड़ देगा तो हम सामाजिक प्राणी हैं, वहां रह नहीं सकते। अभी लॉकडाउन की स्थिति आपने झेली है, आप इस चीज को महसूस करते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिग को छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। तो इसीलिए कवि प्रेम की बात करता है, उसके जीवन की जो वीणा है, जीवन के जो तार हैं, उस जीवन में प्रेम है और उस प्रेम के चलते कवि संसार को सब कुछ बांटने की कोशिश करता है, बांट रहा है, समझा रहा है उसको। तो इस तरह से कवि संसार के साथ अपना जुड़ाव मानता है। दूसरी बात कविता में आती है कि संसार और कवि दो विरोधी स्वभाव के लोग हैं। एक तरफ तो कहता है मैं और, दूसरी तरफ कहता है जग और। मैं और जग और, कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो कवि संसार के साथ अपना संबंध तो जोड़ता है, लेकिन कितना जोड़ता है ये अपनी इच्छा पर निर्भर रखता है। वो स्वयं कहता है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि संसार के साथ जो मेरा संबंध है वो उतना ही संबंध है जितना मैं उसके साथ बनाकर रखना चाहता हूं। तो यहां कवि ने दूसरी जो बात रखी कि संसार से कटके नहीं रह सकते, लेकिन संसार के साथ जुड़ करके कितना रहना है ये हमें देखना है। तो कवि ने इस चीज को रखा। तीसरी बात कवि कहता है, हूं जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, यानी राजाओं के महलों को कवि निछावर करने को तैयार है। यहाँ राजाओं के महल, भूपों के प्रासाद, साधन संपन्न लोगों की सुख सुविधाओं की बात है। जैसे मैंने पहले बताया मध्यम वर्ग की बात कवि करता है। तो हर मध्यम वर्गीय प्राणी, हर मध्यम वर्गीय समाज का हिस्सा, हर मध्यम वर्गीय परिवार ये कोशिश करता है कि उसके जीवन में अच्छे से अच्छी सारी सुख सुविधाएं हो, सब कुछ हो, लेकिन मध्यम वर्ग वो सारी जीवन की सुविधाएं हैं जुटाने में असमर्थ हो जाता है, जिस कारण उसके अंदर की जो उत्कंठा है, उसके अंदर की जो तृष्णा है, वो जब पूरी नहीं हो पाती है तो वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। और जब दुख में परिवर्तित होती है तो ऐसे समय में मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो उद्वेलित होती हैं और वो बाहर निकलती हैं। इसीलिए कवि ने कहा, मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना।
कवि जब दुखी होता है तो संसार कहता है वाह कितना सुंदर गीत लिखा है, और जब कवि इतना परेशान हो जाता है कि रोने लगता है, फूट पड़ने का अर्थ है बहुत जोरों से रो पड़ना, दुखी हो जाना, हद से ज्यादा दुखी हो जाना, तो उस समय संसार कहता है कि वाह क्या छंद का निर्माण किया, कि कितनी सुंदर कविता का निर्माण किया। तो ये संसार हमारे दुख को समझने की स्थिति में नहीं रहता है। सच्चाई ये है कि हमें अपने आप को खुद को समझना है, और उसको समझने के बाद ही हम संसार के साथ अपना सामंजस्य बना सकते हैं, अपना तालमेल बैठा सकते हैं। अगली बात, कवि खुद को कहता है कि मैं संसार का एक नया दीवाना हूं। दीवानों की स्थिति क्या होती है? दीवाना वो होता है जो सब कुछ भूल करके केवल परमपिता परमात्मा में अपने आप को खो देता है, जिसे कोई परवाह नहीं होती है जीवन की, संसार से कोई लेना देना नहीं होता है, वो केवल अपना काम करता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो कभी भी अपनी मस्ती में मस्त होकर के दीवानों की तरह अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता है। तो आइए अगली कविता हम चलते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह कविता भी कवि के मध्यम वर्गीय परिवार की ओर इशारा करती है कि कवि ने मध्यम वर्गीय परिवारों की किन किन समस्याओं को उठाने की कोशिश की है। सबसे पहली जो बात होती है मध्यम वर्गीय परिवार की, अगर हम बात करते हैं या समाज के किसी भी हिस्से की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे जीवन में कम से कम एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। लक्ष्य के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें एक लक्ष्य का निर्धारण करना है, और जब हम लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य के नजदीक जाएंगे, हमें मजा आएगा, आगे बढ़ने में भी मजा आएगा, और हम शीघ्रता से उस काम को करने की कोशिश करेंगे। कवि ने यहाँ कुछ उदाहरण दे करके इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। क्या कहता है कवि? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो जीवन की रात की अगर हम बात करें तो ये निराशा की बात है, लेकिन हमें यहाँ निराशा को नहीं देखना है। हर रात के बाद सवेरा आता है, तो हमने उस सवेरे को देखना है। तो उस सवेरे के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी बात कवि कहता है, चिड़िया के माध्यम से उदाहरण देता है। तो इस प्रकार दोनों कविताओं में बच्चन जी ने पहली कविता में क्या बात रखी? आत्मपरिचय के माध्यम से खुद को जानने की बात रखी, संसार के साथ अपने संबंध को स्थापित किया, अपने आप को स्थापित किया कि संसार मुझे कवि कहता है लेकिन मैं दीवाना हूं। इस बात को भी रखा कि उसने, जब उस पंक्ति को हम बात करते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का वह भाग ले फिरता हूं, कि मेरे पास जो कुछ भी उपलब्ध है, मेरी उपलब्धियां वो सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरी उपलब्धियां ही सर्वस्व हैं, और मेरी उपलब्धियों के चलते यानी जो कुछ भी मेरे पास है वो बड़े बड़े जो भूपों के जो महल हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जो सुख सुविधाएं हैं, उन सब के सामने कहीं ज्यादा बेहतर हैं। क्योंकि मध्यम वर्गीय प्राणी अपनी स्थिति से समझौता करता है, समझौतावादी स्थिति में आ जाता है, और जो कुछ उसके पास है फिर उसी से वो संतुष्ट होकर के अपना जीवन यापन करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार दोनों कविताओं ने, कवि ने मध्यम वर्गीय समाज को हमारे सामने रखा, हमारे साथ उसको बांटने की कोशिश की। तो इस स्थिति में अब हम इन दोनों कविताओं का जो सौंदर्य बोध है, कविता में कहाँ कहाँ रस, छंद, अलंकार आए हैं, उनको हम देखते हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पर हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि फ्रेम थोड़ा हमारा छोटा होता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आप उसको थोड़ा समझ पाए पढ़कर भी। तो सौंदर्य बोध को हम देखते हैं कि जो कविता है हमारी आत्म परिचय, उस आत्म परिचय कविता के अंदर मुख्य रूप से कवि ने द्वंद्व की बात रखी है, विरोधाभासी स्थिति है तो विरोधाभास अलंकार है, जग जीवन, तो जब जग जीवन की बात करते हैं, देखिए आप इसमें मैं आपको यहां दिखाता हूं, जग जीवन की जब हम बात करते हैं, थोड़ा और बढ़ा दीजिए इसको,
तो जगजीवन और स्नेह सुरा में, सांसों के तार में रूपक अलंकार कवि ने लिया है। संसार से कवि परेशान है और संसार के दुख को अपना मानकर उसके साथ चल भी रहा है, उसे प्रेम बांट रहा है। संसार के स्वार्थी स्वभाव पर कवि ने टिप्पणी की है। कवि ने आत्म परिचय की बात करी है तो मैं शैली का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। भव सागर व भव मौजों में रूपक अलंकार है। नाव और अग्नि की बात की है तो नाव और अग्नि में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। श्रृंगार रस है पूरी कविता में, थोड़ा ऊपर बढ़ा दीजिए इसको। दोनों में मग्न रहा करता हूं मैं, अनुप्रास अलंकार है। भावानुकूल सहज एवं सरल खड़ी बोली में कवि ने अपनी अभिव्यक्ति की है। कविता में गेयता का गुण विद्यमान है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, ये सूक्ति की तरह कवि ने इस पंक्ति का प्रयोग किया है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश है। कहाँ का नाता और जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यहाँ विशेषण विपर्य अलंकार भी है। कहाँ का नाता प्रश्न है तो यह प्रश्नालंकार है। मैं और जग और, यहाँ और शब्द की आवृत्ति को आपने समझना है, इसको आप ध्यान से कोशिश कीजिए समझने की। ये अक्सर परीक्षा में पूछते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ और शब्द को 3 बार प्रयुक्त किया गया है। पहला और अन्य दूसरे के अर्थ में है और तीसरा और भी अन्य यानी दूसरे के अर्थ में। कवि क्या कहता है, मैं कुछ और हूं और यह संसार कुछ और है, तो दोनों के बीच किसी भी प्रकार का नाता नहीं बन सकता। जो बीच का जो और है वो योजक है। तो यहाँ 3 और है तो यमक अलंकार है और शब्द के प्रयोग के कारण। श्रृंगार रस है। छंद बनाना, कवि ने कहा मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। तो यहाँ दुख की जो असीमितता है, दुख की असीमता की बात कवि करता है। क्यों, कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यहाँ भी कवि संसार के साथ अपने संबंधों को उठाने की बात करता है। कवि कहकर और झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए में प्रश्न अलंकार है। अभी हम अगली कविता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके बारे में, उसके छंद अलंकार इत्यादि को अभी देखते हैं, उसका सौंदर्य देखते हैं क्या है। निशा निमंत्रण से अभी इस गीत को कवि ने लिया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है को। तो उसमें यहाँ जो जीवन की बात करता है कवि, उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार कवि ने अपने पूरे जीवन को इस कविता में लिया है। लक्ष्य विहीन मनुष्य की बात की है कि मनुष्य के पास लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के मनुष्य नहीं रह सकता। तो लक्ष्यहीन अगर जीवन है तो उसकी हम मनुष्य की स्थिति को समझ सकते हैं कि वो मनुष्य एक निराशा में घिर जाता है और उसका जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, वो संसार से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने इस बात को स्पष्ट किया। अगली जो कविता है, अगला जो हमारा कवि है, हम उसकी ओर चलते हैं। हमारे अगली जो कविता है पतंग। इस कविता में जो कवि है, पतंग कविता के कवि ने बच्चों के जो बाल मन है, बाल मन को रखा है। आप देखिए इसको, पहले जो बाल क्रियाएं हैं, बाल मन है और जो प्रकृति है, उन सब को एक साथ कवि ने यहां जोड़ने की कोशिश की है। पतंग कविता बिंब के माध्यम से आगे बढ़ती है। यहां पहले ही पंक्ति से बिंब प्रारंभ हो जाता है। तो पहले मैं आपको, क्योंकि बिंबात्मक कविता है, मैं आपको बिंब के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि बिंब क्या है। बिंब का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है परछाई, लेकिन यहां कविता में बिंब को हम कैसे लेकर चलेंगे कि कवि ने अपनी बात को किस माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तो यहां कवि ने दो बिंब है, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब। तो दोनों बिंबों का प्रयोग इस कविता में कवि ने किया है पतंग में। अब
पतंग की एक और बात जो मुख्य बात है वो क्या है, पतंग के बहाने से बच्चा अपनी इच्छाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को ऊपर ले जाने की बात करता है। पतंग के बहाने से बच्चा अपने जीवन को ऊपर ले जाने की बात करता है। और यहां भी फिर वही बात आती है, हमने पिछले बच्चन जी में भी बात की थी कि जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है। प्रकृति में जब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें प्रकृति का साथ मिल रहा है, समाज का साथ मिल रहा है, तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो बच्चा भी जब पतंग उड़ाता है और पतंग उड़ाते समय जब वो हर परिस्थिति को झेलने के लिए तत्पर हो जाता है, छत के किनारे से जब नीचे गिर जाता है, उसके बाद पुनः उठ करके फिर उस पतंग के पीछे दौड़ता है। तो अगली बार क्या होता है कि जब वो गिरने लगते हैं तो धरती स्वयं चल करके उनके पैरों के नीचे आ जाती है। छत से गिरना, किनारों से गिरना बच्चे का पता ही नहीं चलता और वो फिर दुगने वेग से आगे बढ़ता है। तो जो कविता का जो सार है, कविता की जो मूल आत्मा है वो ये है कि हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जब कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो कठिनाइयों पर जब विजय पा लेते हैं, उन कठिनाइयों को जब हम परास्त कर देते हैं, तो परास्त कर देने के बाद पुनः नई ऊर्जा के साथ, नए वेग के साथ, नई शक्ति के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से कवि इस कविता के माध्यम से अपनी बात हमारे सामने रखता है। तो हम इस बार इसको, कविता को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। आप देखें, अगर आपको स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है तो जो बच्चों का पतंगे रंग बिरंगी होती हैं, बच्चों की जो उमंग है, बच्चों का जो सपना है वो भी रंग बिरंगा होता है, अनेक प्रकार के सपने बच्चा देखता है। तो इस कविता में बच्चा एक ऐसी दुनिया में पतंग के साथ चला जाता है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, जहां दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर उस भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। कवि कहता है, भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आती है और इस मौसम में चमकीली धूप और उमंग का माहौल बनता है। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, मौसम साफ हो जाता है और आकाश मुलायम हो जाता है। बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं और पतंग उड़ाते हुए बच्चे सीटियों और किलकारियों के माध्यम से अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। यहाँ पतंग का उड़ाना, सीटियां बजाना, किलकारियां मारना, पतंग उड़ाना क्या है? अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। खुशियां जब हमें मिलती है लक्ष्य की सफलता पर तो हम खुश होते हैं, किलकारी और सीटियां उसका प्रतीक हैं। तो आगे देखिए, बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डालती है। उनके पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण सारी धरती को वे नाप लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कवि पतंग के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं की बात करता है, बच्चों की बात करता है कि बच्चा पतंग नहीं उड़ा रहा, वास्तव में बच्चा पतंग के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, अपनी इच्छाओं को आगे लेकर के जा रहा है। तो अब इस कविता का जो सौंदर्य बोध है उसे देखते हैं। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। मिश्रित शब्दावली है, पृथ्वी, दिशा, मृदंग, संगीत तत्सम शब्द हैं। वहीं नरम, अक्सर, सिर, महज आदि उर्दू शब्दों का भी कवि ने प्रयोग किया है। उपमा अलंकार है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल के लचीले वेग से। कवि ने दृश्य और स्पर्श व श्रव्य बिंबों का प्रयोग यहाँ किया है। दृश्य बिंब क्या है? पृथ्वी घूमती हुई आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध। श्रव्य बिंब क्या है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। पूरी कविता में मुक्तक छंद है, कहीं भी मुक्तक छंद है, लेकिन कविता लगातार
आगे बढ़ती जा रही है, कहीं भी कविता में अलगाव की स्थिति महसूस नहीं होती, टूटन महसूस नहीं होती है। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का वर्णन किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया है, तो मानवीकरण अलंकार है। इसके अतिरिक्त उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी कवि ने प्रयोग किया है। श्रव्य दृश्य बिंब का बहुत ही सुंदर कवि ने प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा है क्योंकि कवि ने कविता में लक्षणों के माध्यम से अपनी बात कही है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, ये अलंकारों के उदाहरण है। यहाँ पर बिंब भी हैं, अलंकार भी हैं, उपमा अलंकार है, रूपक में भी, इस कविता में मैंने बताया रूपक अलंकार भी है। तो इस प्रकार से इस पूरी कविता में कवि ने काव्य को सौंदर्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से रखने की कोशिश की है। तो मैं एक बार पुनः इस कविता को दोहरा देता हूं कि पतंग कविता में कवि क्या बताना चाहता है, मुख्य रूप से वो ये बताना चाहता है कि हमारा जीवन जब लक्ष्य की ओर बढ़ता है और लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हुए हमें उसमें प्राप्ति होने लगती है तो हम खुश होते हैं और किलकारियां मारते हुए बच्चे उसका प्रतीक हैं। एक और कवि कविता के माध्यम से हमारे सामने अपनी बात रखता है। दूसरी बात क्या रखता है कि जब जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं तो हम उन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और उन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात हमारे मन में एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नई शक्ति का, नई ऊर्जा का संचार होता है और हम उस नई ऊर्जा से स्फूर्त होकर के जीवन में नई गति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं, जीवन में और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब अगली कविता हम देखते हैं। अगली कविता का जो शीर्षक है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने जो कविता है वो भी हमारे जीवन की सच्चाई को, जीवन को डिस्क्राइब करती है, स्पष्ट करती है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करती है। तो क्या है कविता के बहाने कविता? कविता के बहाने कवि ने मुख्य रूप से जो बातें बताई हैं पहले उन्हें नोट कीजिए। पहली बात, कविता एक उड़ान है। कैसी? चिड़िया के बहाने। कविता क्या कहता है? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अब चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान को अगर हम देखते हैं तो कितना अंतर है। चिड़िया कितनी दूर उड़ती है? थोड़ी दूर जाएगी, इस घर, उस दीवार पे, उस मुंडेर पर बैठ जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन कविता की उड़ान सीमित नहीं है, असीमित है। चिड़िया की उड़ान सीमित है। तो दोनों उड़ानों में अंतर है। अब बात करते हैं हम अंतर कैसे है, कविता की उड़ान कैसी है उसको समझ लीजिए। कविता का मतलब हम संपूर्ण साहित्य से लेंगे, संपूर्ण वाङ्मय से लेंगे। अब चिड़िया का जो क्षेत्र है वो सीमित है, लेकिन साहित्य का या कविता का क्षेत्र सीमित नहीं है। आज हम देखते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ कवि, हजारों किलोमीटर दूर रची हुई रचना आज इंटरनेट के माध्यम से देखिए कितनी लंबी उड़ान भरती है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस चीज को पढ़ पा रहे हैं, उस साहित्य को पढ़ पा रहे हैं, उस कविता को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर वो कविता एक सीमित क्षेत्र तक रह जाएगी तो वो भी चिड़िया की उड़ान के समान रह जाएगी। तो कवि ने इसी बात को रखा है कि जो चिड़िया की उड़ान है और जो कविता की उड़ान है दोनों में अंतर है। कविता की उड़ान सीमित है, उसका एक दायरा है, लेकिन कविता की जो उड़ान है वो सीमाहीन है, देश काल की सीमाओं से परे है। जो है समय के बंधन में भी वो नहीं बनती है। हजारों वर्ष पूर्व की जो लिखा हुआ जो साहित्य है, जो हजारों वर्ष पूर्व का जो वाङ्मय है, वो वाङ्मय भी, वो साहित्य भी आज हम पढ़ रहे हैं। कबीरदास को ले लीजिए, 800-900 वर्ष पहले का लिखा हुआ है, आज हम पढ़ रहे हैं। तो जो साहित्य है, जो कविता है, ये समय के बंधन से भी मुक्त होता है। समय का बंधन भी इसको बांधकर नहीं रख सकता। तो इस प्रकार जो
साहित्य है वो समय के बंधन को, समय की सीमाओं को छोड़ते हुए, देश काल की सीमाओं को तोड़ते हुए अपनी स्थिति को बना करके रखता है। अब इसमें एक और बात जो सामने उभर करके आती है वो क्या है कि उस कविता में, कविता के बहाने कविता में कवि ये कहता है कि जो हमारा जीवन है वो ऐसा है कि हम सबके लिए हैं और सब हमारे लिए हैं। अपने जीवन को सीमित बना करके मत रखिए, आप केवल अपने तक सीमित मत रहिए, अपने स्वार्थों तक सीमित मत रहिए, बल्कि हमें साहित्य के समान सोचना है, कविता की तरह हमें अपने जीवन को बना लेना है। हम अगर कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो संपूर्ण जगत के लिए होना चाहिए। हमारा कोई भी कार्य हो, हमारी जो सोच है संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से इस बात को हमारे सामने रखने का प्रयास करता है। तो अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं कि कविता के बहाने कविता का जो सौंदर्य है वो क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि अपार संभावनाओं को लेकर के कविता चलती है। सरल और सहज खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। प्रश्नालंकार है, चिड़िया क्या जाने। मानवीकरण अलंकार है, लाक्षणिकता है। कविता की उड़ान, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है जिसमें मिश्रित शब्दावली है, इस घर उस घर। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पूरी कविता में शांत रस है। यहाँ चिड़िया के माध्यम से कविता की यात्रा दिखाई है, लेकिन चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान दोनों में अंतर बताया है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है जबकि कविता की उड़ान असीमित है। बिन मुरझाए महकने के माले, फूलों के माध्यम से बात रखी कि फूल कुछ देर महकते हैं, उसके बाद मुरझा करके उनका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता फूलों के समान नहीं है, बल्कि ये दीर्घ काल तक, जैसे मैंने उदाहरण दिया था समय का, देश काल वातावरण की हमने बात रखी, देश कालातीत बात रखी। कविता या साहित्य कालजयी होता है, तो हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो फूल के माध्यम से कवि ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि बिन मुरझाए महकने के माने जो है, कविता जब बात करते हैं तो कविता फूलों की तरह खिलती है, लेकिन कविता में हर समय ताजगी बनी रहती है, वो कभी मुरझाती नहीं है। अब जो सबसे सुंदर बात हमने कही कि हमारा जो जीवन है कैसा होना चाहिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। उसके लिए कवि ने उदाहरण क्या दिया है, वो है बच्चे का उदाहरण, बच्चे के खेल का उदाहरण। बचपन में बच्चा खेलता है और खेलता हुआ बच्चा अपने पराये को ध्यान में नहीं रखता। इस घर उस घर, सभी घरों में बच्चा जाता है, सब घर एक कर लेता है, सब बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चा सबको अपना समझ के प्यार करता है। तो ये स्थिति कविता की है। ये हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस कविता को पढ़ना है, इस कविता को नहीं पढ़ना है। हम सभी कविताओं को पढ़ते हैं, हम संपूर्ण साहित्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो भी साहित्य प्रेमी हैं वो साहित्य से जो प्रेम करते हैं वो हर प्रकार के साहित्य को पढ़ने की कोशिश करते ही हैं। तो इसलिए वो सभी के लिए साहित्य की रचना बन जाती है, साहित्य सभी के लिए रचा जाता है। तो इसलिए कविता के माध्यम से कवि ने इस बात को रखा है कि जब हम कविता रचते हैं या साहित्य का निर्माण करते हैं तो वो कविता या वो साहित्य जो है मानव जाति के लिए रचा जाता है। उसका दायरा असीमित होता है, वो संकुचित दायरे के लिए नहीं लिखा जाता। उसकी रचना संकुचित विचारों के साथ नहीं होती, बल्कि विश्व शांति के, विश्व कल्याण के लिए, विश्व के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए साहित्य का जो है सृजन किया जाता है। तो इस प्रकार से कवि उस बात को रखता है। अब हम इसकी दूसरी जो रचना है उसको देखते हैं। कविता के बहाने के बाद क्या थी, बात सीधी थी। बहुत स्पष्ट रूप से कवि ने इस बात को रखा है, बात सीधी थी। पर कविता का शीर्षक समझिए, बात सीधी थी पर पे आके कवि रुक जाता है। जब बात बिल्कुल सीधी थी तो सीधे सीधे सबको समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन कवि
उस सीधी बात को, उस सरल बात को सरल भाषा में कहने के बजाय अपना पांडित्य प्रदर्शन करने लगता है। और वो पांडित्य प्रदर्शन भी कभी कब करता है, जब झूठे तमाशबीन लोग वाहवाही करते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो तमाशबीनों की वाह वाह और पीठ के थपथपाने से कवि भाषा में ऐसा उलझ जाता है कि भाषा से बाहर नहीं निकल पाता और उसकी जो बात है बुरी तरह से फंस जाती है। कभी जो बात समझाना चाहता है, जो बात बताना चाहता है, वो बात बता ही नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में फिर भाषा उस पर हंसती है और जब कभी फंस जाता तो भाषा हंसते हुए कवि को कहती है कि तुम्हें सहूलियत से बरतना कभी आया नहीं। तो यहाँ कवि ने एक बात समझाने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से कि अगर हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो सीधे सीधे सरल शब्दों में, साधारण शब्दों में अपनी बात को रखते हैं। उसमें अनावश्यक रूप से घुमाव न लगाएं, अनावश्यक रूप से उसमें पांडित्य प्रदर्शन न करें, उसमें क्लिष्टता पैदा ना करें। जो बात हम सीधे सीधे कह सकते हैं और जो बात लोग सीधे सीधे कहने पर समझ सकते हैं वो ज्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि उसको त्रोड़ मरोड़ के घुमा फिरा करके हम सामने रखें ताकि सामने वाला उलझा रहे कि हमने क्या कहा है, क्या बताया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे साहित्यकारों पर कवि ने एक प्रकार से व्यंग किया है, आक्षेप लगाया है कि कुछ लोग ऐसी रचनाएं रचते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती और उस साहित्य में केवल उनका पांडित्य प्रदर्शन झलकता है। तो उस हमें पांडित्य प्रदर्शन से हमें बचना है और हमें सीधे सरल शब्दों में अपनी बात को कह देना है, बता देना है। तो ये बात इस कविता के माध्यम से कवि स्पष्ट करता है। इसका हम वो देखते हैं कि कविता का जो सौंदर्य है, बहुत ही सुंदर कविता है ये, सौंदर्य दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। तो देखिए किस प्रकार से इसका सौंदर्य है। पहली बात, भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया गया है। कवि ने खुद सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। टेढ़ा होना, पेचीदा होना मुहावरों का प्रयोग है। पुनरुक्ति प्रकाश का जो प्रयोग है हमें कई स्थान पर दिखाई देगा, साथ साथ, वाह वाह। अब कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछने में अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी मर जाना में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोक देना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। पेंच कसने के बिंब से कवि ने अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश की और जिसमें वो कवि सफल भी हुआ है। तो यहाँ बिंब का प्रयोग कवि ने किया है। बेतरह विशेषण का बिल्कुल सटीक प्रयोग किया है। कर्तव्य शब्द में व्यंग का भाव है। लोकप्रिय उर्दू शब्द हैं ये, जैसे बेतरह, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ, इन शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। मुक्त छंद है, मुक्तक छंद है। यहाँ पर बात का मानवीकरण किया है कवि ने। और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने कवि क्या कहने की कोशिश करता है कि हमें हर हालत में धैर्य बनाए रखना है, धैर्य कभी नहीं छोड़ना। जिसने धैर्य को त्याग दिया वो तुरंत कहीं ना कहीं समस्याओं में घिरेगा। तो धैर्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ये बात कवि इस कविता के माध्यम से कहता है। कवि ये बात करता है कि कविता में प्रशंसा मिलने पर हमें सहज बने रहना है। लोग अगर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो हमें सहज बने रहना है। प्रशंसा में हमें ऐसी स्थिति में नहीं आ जाना चाहिए कि लोग फिर हमें समझे ही ना, हमसे दूर जाने लगे, हमारी बात को दरकिनार करने लगे। इसलिए हमेशा सहजता बनाए रखें। सहजता का भाव हमारे जीवन में आगे ले जाने में सफल होगा। तो ये बात हमारे इस चीज को, कविता को समझती है। इसमें विशेषण की बात है, इनको जरा आप ध्यान से समझिए। एक बार देखिए स्क्रीन पर, अगर आपको समझ दिखाई दे रही है स्क्रीन मेरी, तो बात का बन जाना, जो बात का बन जाना है वो है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलना यानी बात का पकड़ में आ जाना। हम क्या समझाना चाहते हैं वो
दूसरे को समझ में आ जाए। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, यानी बात में कसावट का न होना। पेच को कील की तरह ठोक देना, यानी बात को सहज और स्पष्ट कर देना। तो यहां बात सीधी थी, लेकिन उस सीधी सी बात को जब कवि भाषा के चक्कर में फंसा देता है, तो भाषा के चक्कर में फंस जाने के बाद उसे पसीना आ जाता है, वो बात में फंस जाता है, और जो वो कहना चाहता है, जो उसका कथ्य है, जो उसका प्रभाव है, वो मर जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि जो बात है सीधे सीधे कहो, सरल भाषा में कहो, साधारण भाषा में कहो, ताकि जो कहना चाहते हो दूसरे को समझ में आ जाए। तो इतना सा इस कविता का मूल भाव था, और पूरी कविता में बिंब भी है, लक्षण भी है, सारी चीजें, अलंकार मैंने आपको बताए। अब अगली कविता को हम देखते हैं। रघुवीर साहे जी की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। यहां इस कविता को समझने के लिए हमें आज की परिस्थितियों को भी समझना है, और हमें उस परिस्थिति को भी समझना है जिस समय कविता लिखी गई। तब से लेके आज की परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि इजाफा ही हुआ है। कवि खुद को क्या कहते हैं? हम शक्तिशाली हैं, हम एक अपाहिज को दिखाएंगे, उसकी अपंगता को दिखाएंगे, उसके दुख को आपके सामने दिखाएंगे, उसकी बेबसी को आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन कार्यक्रम समाप्त होते होते कवि का असली जो उद्देश्य है वो हमारे सामने आ जाता है, और वो उद्देश्य क्या है? केवल और केवल व्यवसायिक। कवि अपने व्यवसायिक उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, इसके अतिरिक्त उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। ना तो उसे अपाहिज की अपंगता से कोई मतलब है, ना ही उसके दुख से कोई मतलब है। इस कविता को जब आपने पढ़ा है तो कविता को पढ़ते हुए आपने महसूस किया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होना कैसा लगता है? क्या बेतुके प्रश्न कवि कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। किस प्रकार का बेतुका बर्ताव हम करते हैं अपने व्यवसायिक प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, अपने व्यवसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो हमारा जो उद्देश्य है वो व्यवसायिक उद्देश्य है, तो अपने व्यवसायिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम इस तरह की सिचुएशन ना बनाएं जिससे दूसरा आदमी परेशान हो। इस कविता का एक पूरी कविता को अगर मैं साधारण सी बात कहूं, एक पंक्ति में अगर मुझे इस कविता को डिस्क्राइब करना हो, एक पंक्ति में अगर स्पष्ट करना हो, तो मैं ये कहूंगा ये कविता करुणा के मुख जो है ना लेकर के स्पष्ट की गई, करुणा को लेकर के कविता रखी गई। और करुणा भी कैसी? मुखोटा ओढ़ करके, करुणा का मुखोटा ओढ़ करके कवि अपनी व्यावसायिक पूर्ति को करता है, कवि अपने व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करता है। तो देखिए किस प्रकार से कवि यहाँ इस कैमरे में बंद अपाहिज कविता को रखता है। संवेदनशीलता की बात करता है कि कवि किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक जब पहुंचाने की बात करते हैं तो उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होना चाहिए और दूसरे को भी संवेदनशील बनाना चाहिए। जब दूसरे को हम संवेदनशील बनाने की बात करते हैं तो दूसरे को संवेदनशील हम तभी बना सकते हैं जब खुद संवेदनशील होंगे। ठीक है, तो जब तक हम खुद संवेदनशील नहीं है, संवेदना हमारे अंदर नहीं है, तो दूसरे को हम समझ नहीं सकते। तो इस बात को हमें समझना है। टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया होती है, कैमरे में बंद अपाहिज, जो टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया है, उस दुनिया का एक ही उद्देश्य है, अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, अपने लाभों को देखना। लेकिन यहां इस कविता में इस कार्यक्रम को जब प्रायोजित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो अपने उद्देश्य में पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपाहिज जिसके माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश की गई थी,
वो उद्देश्य पूरा इसलिए नहीं हो पाता कि वो अपाहिज उनके अनुसार अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं करता है या व्यक्त नहीं कर पाता है। उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उन प्रश्नों के साथ वो जो अपाहिज है, जो वो व्यक्ति है, वो अपनी बात को रखना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब एंकर उससे पूछ रहा है तो अपाहिज को अपनी दुख को, अपनी बात को बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता, ये बड़ा प्रश्न है, इसको हमें समझना है। फिर मध्यम वर्ग की बात करते हैं, फिर समाज के दबे कुचले वर्ग की हम बात करते हैं। समाज का मध्यम वर्ग, समाज का दबा कुचला वर्ग ऐसी स्थिति के साथ समझौता कर लेता है। उसे पता है मेरा जीवन है, अपने जीवन को मुझे जीना है, दूसरे को बताने के बाद मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की लगातार कोशिश करता रहता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसलिए कवि इस कविता में जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है तो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। इस कविता में ब्रैकेट में अपनी बात रखी कवि ने, कैमरामैन को निर्देश दिए हैं, और अंत में जो कवि का तंज कसता है आज की मीडिया पर या उस समय की मीडिया पर, तो वो तंज क्या है कि पर्दे पर समय की बड़ी कीमत है। ये देखिए, पर्दे पर समय की कीमत की बात कवि करता है, यानी समय की कीमत है। सभी के लिए समय अनमोल है, समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। गया हुआ समय वापस लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन पर्दे पर, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, पर्दे पर समय की कीमत है। व्यवसायिकता की बात कवि करता है, व्यवसायीकरण की बात करता है कि जब यह काम यहाँ हो नहीं रहा तो कुछ दूसरा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें हमें अपना उद्देश्य पूरा होता नजर आए। तो ये इस कविता की बात थी। यहाँ दूरदर्शन के जो संचालक हैं अपने आप को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरे को कमजोर मानते हैं। विकलांग से पूछते हैं क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं, आपको इससे क्या दुख है, अपाहिज होना आपको कैसा लगता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रश्नकर्ता उनसे करता है, लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी वो अपने हिसाब से चाहता है। और इस प्रकार के प्रश्नों से जो विकलांग है वो घबरा जाता है और घबरा करके उन उत्तरों को, उन प्रश्नों के उत्तरों को नहीं देता है। प्रश्नकर्ता जो एंकर है कार्यक्रम को रोचक बनाने की कोशिश करता है, कैमरामैन को कहता है कि इसकी आंखें दिखाओ बड़ी बड़ी करके, उसे रुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी वो अपने उद्देश्य में पूरा नहीं हो पाता है। और ये कविता लास्ट में उद्देश्य विहीन उस कार्यक्रम को दिखाती है कि जो कार्यक्रम का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, उद्देश्य विहीन रहा ये कार्यक्रम। तो इसलिए वो कविता हमें लास्ट पंक्ति में ये स्पष्ट कर देती है कि समय के साथ जो व्यावसायिकता है, कीमत है, उस कीमत को समझना है, समय को समझना है, समय के साथ व्यावसायिकता को भी समझना है। ये जो उद्देश्य है आज की मीडिया का, इस पर आज के युग में भी करारा व्यंग है। अब हम इसका सौंदर्य देखते हैं, इस कविता में किस प्रकार से कवि ने सौंदर्य को सामने रखा है। बदल सौंदर्य की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगी, उसमें अलंकार किस प्रकार से कवि ने इस्तेमाल किए। तो पूरी कविता पहले तो मैं बताता हूं, बिल्कुल साधारण सहज कवि ने भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, नाटकीयता है पूरी कविता में, और सबसे बड़ी बात मुक्त छंद है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है, प्रश्न शैली का भी प्रयोग है, और मीडिया हाउस के संचालकों की जो मानसिकता है उस मानसिकता को भी कवि ने यहाँ प्रकट किया है। दुख देना, आपका अपाहिजपन, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश है। क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण इस कविता में हमें मिलता है। दूरदर्शन के जो कार्यक्रम के जो निर्माता हैं उन कार्यक्रम के निर्माताओं पर
कवि ने व्यंग किया है। पर्दे पर यहाँ अनुप्रास अलंकार है, अपाहिज की बेचैनी व मीडिया के दर्शकों की जो संवेदनहीनता है उसको यहाँ दर्शाया गया है। उर्दू शब्दावली का भी कवि ने प्रयोग किया है। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर में दृश्य बिंब है। लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। कम शब्दों में कवि ने अधिक बात कह दी है। काव्यांश को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कवि ने दो दृश्य बिंबों का विधान किया है। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, यहां दृश्य बिंब है, और उसके होठों पर एक कसमटाहट भी, यहां पर भी दृश्य बिंब है। तो इस प्रकार कवि ने बिंबों के माध्यम से इस कविता को, अपने इस व्यंग को स्पष्ट किया है। और कवि रघुवीर साहे जो खुद एक पत्रकार थे, वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल भी हुए हैं, उसमें पूर्ण रूप से वो सफल हुए हैं। तो अब हम अगली कविता की ओर चलते हैं। हमारी जो अगली कविता है उस पे हम देखते हैं कि सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। एक ऐसे कवि जिसके काव्य को, जिसके साहित्य को समझना वास्तव में आसान काम नहीं होता। सहज स्वीकारा है का जो कवि है वो भी इसी मध्यम वर्ग को लेकर के आगे बढ़ता है, और वो जिस ढंग से अपनी बात को कहता है वो तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो कवि कहता है जीवन में जो भी है, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। स्वीकार करना और सहर्ष स्वीकार करना, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना, दोनों में अंतर होता है। तो यहां स्वीकार ही नहीं करता कवि, बल्कि प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ स्वीकार करता है। क्या क्या स्वीकार करता है कवि? अब ये देखिए, गर्वीली गरीबी। गरीबी कैसी? गर्व करने लायक विशेषण का प्रयोग है गरीबी के लिए भी। गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, जो भी कवि को अपने जीवन में अनुभव हो रहे हैं वो सारे अनुभव कवि को स्वीकार हैं, सहर्ष स्वीकार हैं। और इस सारे स्वीकार्यता के पीछे जो उद्देश्य है वो है किसी का होना। अब वो कौन है, ये एक बड़ा प्रश्न इस कविता में हमारे सामने कवि छोड़ जाता है। कवि की कविता को पढ़ते समय कवि खुद स्पष्ट नहीं कर पाता कि कवि तुम किसके लिए प्रयोग करता है। वो तुम कौन है? कवि की प्रियतमा है या कवि की मां है? ये एक द्वंद्व हमें पूरी कविता में नजर आता है। तो यहां इस कविता को आइए देखते हैं, समझते हैं स्लाइड के माध्यम से कि कवि क्या कहता है। कविता शुरू होती है, जीवन में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब। तो स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना, खुशी खुशी स्वीकारना, कवि हर चीज को, जीवन की जो उठापटक है, जीवन के जो सुख दुख हैं, जो संघर्ष हैं, जो अवसाद हैं, उन्हें स्वीकार करता है, सम्यक भाव से स्वीकार करता है। कवि को जहां से भी प्रेरणा मिलती है उस प्रेरणा के माध्यम से भी कवि हर बात को स्वीकार करता है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के प्रति भी कवि अपनी सहजता के चलते उसे स्वीकार करता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो यहां जो वह चेहरे की बात करते हैं, तुम की बात करते हैं, चेहरा किसका है, वो तुम कौन है, इस बात को जैसे मैंने अभी बताया कि कवि खुद भी स्पष्ट नहीं है कि वो उसकी प्रिया है या उसकी मां है। अगली पंक्तियों में जब हम कविता में आगे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भवितव्यता डराती है। तो वहां स्पष्ट रूप से हमें इशारा मिलता है कि वो ममता का जो बादल है, ममता का जो आंचल है, उसकी माँ का आंचल है। तो वहां कविता हमें उसकी माँ की ओर ले जाती है। गर्वीली गरीबी, विचारों का वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, मन की भावनाएं, ये सब कवि सहर्ष स्वीकार करता है। कवि कहता है कि तुम्हारे प्रभाव से कवि दूर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि जो उसकी
जो भीतर की जो दुर्बलता है वो दिखाई देने लगती है। और उस दुर्बलता के लिए कवि दंड मांगने की बात करता है। वो कहता है सचमुच मुझे दंड दो। दक्षिण ध्रुवी अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाने की बात कवि करता है। वो उजाले को सहन नहीं कर पाता है। अब यहां उजाले को सहन न कर पाना और दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में जाकर के छिप जाना, ये बहुत बड़ी बात कवि करता है। क्या है ये? जब हम अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो टूटने लगते हैं। टूटा हुआ मनुष्य दुनिया से दूर भागने की कोशिश करता है, दूर भागने लगता है, कभी भी टूटने लगता है। और जब टूटने लगता है तो अंधेरे में जाने की बात करता है। लेकिन कोई तो है जो कवि को टूटने से बचाता है, कोई तो है जो कवि को आगे बढ़ने की राह देता है, और कवि हर समय हर स्थान पर उसे याद करता है। वो इसीलिए कहता है सचमुच मुझे दंड दो, भूलूं मैं। और दूसरी तरफ कहता है कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि जब दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में गुफाओं के विवरों में धुएं के बादलों में जाकर के छिप जाने की बात करता है तो वहां पर भी वो उस संबल को, उस चेहरे को अपने पास पाता है, उस प्रेरणा को अपने जीवन में पाता है। और उस प्रेरणा के चलते उसी के सहारे कवि अपने जीवन में अंधेरे से उजाले की ओर निकलने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार कवि ने जो जीवन के जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, उन सारे खट्टे मीठे अनुभवों को कवि जीवन में स्वीकार करता है, और स्वीकार करने के साथ साथ वो आगे बढ़ने की भी कोशिश करता है। यानी अंधकारी अमावस्या, वो भी दक्षिणी ध्रुवी। तो ये जो ऐसे प्रतीक, जो ऐसे उपमान कवि ने लिए हैं, नए नए प्रतीक, नए नए उपमानों को लेकर के जब कवि आगे बढ़ रहा है तो उससे हमें पता लगता है कवि के जीवन के बारे में, उसकी जीवटता के बारे में, और कवि के आगे बढ़ने की जो जिजीविषा है, जो उसके अंदर एक आगे बढ़ने की जो लालसा है, उसके बारे में हमें पता लगता है कि कवि हर हालत में आगे बढ़ता है और उन सभी चीजों से बाहर निकल करके, उन अंधेरे को चीर करके फिर से प्रकाश की ओर, उजाले की ओर आगे आने की कोशिश करता है। तो आइए अब इस कविता का सौंदर्य देखते हैं कि किस प्रकार से कवि ने इसमें सौंदर्य की बात रखी है। यहां कवि अपनी उपलब्धि को बताता है। मैंने जैसे पहले बताया है कि अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय वो जिसे देता है उसके लिए कभी खुद भी स्पष्ट नहीं है। कभी हम उसे प्रिया के रूप में देखते हैं, कभी मां के रूप में देखते हैं। पूरी कविता में संबोधन शैली है, मौलिक है। यहां अपने अनुभवों की जब बात कवि करता है तो मौलिक है कि जो आवृत्ति है बड़ी प्रभावी बन जाती है। विचार वैभव, भीतर की सरिता रूपक अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारना, गरीबी को गर्वीली बताना, विचार वैभव, यहाँ इनमें अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली है। पूरी कविता में मुक्त छंद है, मुक्तक छंद की कविता है। गर्वीली और गंभीर विशेषणों का कवि ने प्रयोग किया है और ये प्रयोग बड़ा ही प्रभावशाली भी बना है। कवि गरीबी को महिमा मंडित करता है। लोग गरीब होना अभिशाप समझते हैं, लेकिन कवि गरीब होने पर गर्व महसूस करता है। उसे गरीबी प्रिय है, वो ऐसा दिखाता है। भीतर की सरिता यानी कवि के हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं, जो असंख्य भावनाएं लगातार सरिता की तरह, झरने की तरह निकलती हैं, उस भावनाओं को कवि बताता है। यहाँ पर मौलिक है, दोहराव से अनुभूतियों की गहनता व्यक्त होती है। भीतर की सरिता में लक्षणा शब्द का प्रयोग, शब्द शक्ति का प्रयोग है, लाक्षणिकता का प्रयोग है। विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है यहाँ पर। और प्रिय के स्नेह से कवि पूर्ण रूप से आच्छादित है, उससे अलग कभी नहीं हो पाया है, अलग होना भी चाहता है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में जाकर के छिप जाना चाहता है। उसके बाद भी कवि उससे दूर नहीं हो पाता है, उसके साथ रहता है। कवि क्या कहता है, जितना भी उडेलता हूं भर भर बिर आता है। एक तरफ उडेल रहे हैं, फिर उसमें लगातार भर भर के आ रहा है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है।
प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण उपमा अलंकार है। ममता के बादल, दक्षिणी ध्रुव, अंधकार, अमावस्या, मीठे पानी का सोता, इनमें रूपक अलंकार है। छटपटाती जो छाती है उसमें अनुप्रास अलंकार है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक है। सहा नहीं जाता, पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। और खड़ी बोली तत्सम शब्दावली, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता में प्रश्नालंकार है। पूरी कविता में बहुत सारे अलंकार हैं, बिंब हैं, उनको आपने समझना है, देखना है। और इस कारण ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। भर भर में पुनरुक्ति जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुझसे तुम्हारा त्यों तुम्हारा ये खिलता चेहरा में अनुप्रास अलंकार है। अमावस्या और अंधकार ये निराशा के प्रतीक हैं। कवि ने अपने व्यक्ति के निर्माण में अपनी प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल ये भूल जाने के लिए प्रयुक्त किए, विस्मृति के लिए इन उपमानों का कवि ने प्रयोग किया है। दंड दो अनुप्रास अलंकार। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा में विरोधाभास अलंकार है। पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में शांत और एकांत स्थान का प्रतीक है। धुएं के बादल घोर अंधेरे का, घोर निराशा का प्रतीक है। गरीबी को गर्वीली गरीबी, यहाँ स्वाभिमान की बात कवि ने रखी है। भीतर की सरिता मानवीय संवेदना की बात कवि ने की है। बहलाती सहलाती आत्मीयता की बात कवि ने की है। तो सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति को कवि दर्शाता है। ममता के बादल, मन में ममता रूपी बादल की बात कवि करता है। तो इस प्रकार हमने अभी अपने 5 कवियों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया आपके सामने। उनकी जो कविताएं हैं, उनकी कविताओं का जो सौंदर्य है वो हमने आपके सामने रखा है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगले कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।